नमस्कार साथियों, वीके कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे जो जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है उसका सेट 1 का, ठीक है ना। इसका पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन। यहाँ पे 3 भाग में बांट दिया इसको, ठीक है। मतलब पार्ट बी का जो ए बी सी, तो ए में आपका 7 क्वेश्चन दिया है, 7 में कोई 5 बनाना है। फिर बी में आपको 7 क्वेश्चन दिया है, 7 में 5 बनाना है। और सी में 5 क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको 5 में 3 बनाना है। हम लोग देखते लगभग सब क्वेश्चन को ही देख लेते, ताकि आपको जो आसान लगे आप एग्जाम में लिख सके अगर आए तो, ठीक है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? आप देख सकते हो, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ऐसे विशाल समूहों का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है, जैसे कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल विनियोग, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय व्यय इत्यादि। अब कुछ भी वहां पे आप जोड़ सकते हो उसमें। समष्टि में क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, मतलब यहाँ पे सभी का। जबकि व्यष्टि में हम लोग क्या देखते थे कि व्यष्टि में कोई एक का, कोई एक व्यक्तिगत फर्म का। जबकि समष्टि में क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ऐसे विशाल समूहों का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है, जैसे कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल विनियोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विनियोग को परिभाषित कीजिए। विनियोग किसे कहते हैं? तो विनियोग से अभिप्राय उस खर्चे से है जिसके द्वारा पूंजीगत वस्तु पदार्थ जैसे मशीन, औजार, बिल्डिंग आदि में वृद्धि की जाती है। मतलब आप उस पर खर्च करते हैं जिससे आपका पूंजी में क्या होता है? वृद्धि होती है। इसको क्या बोलेंगे? विनियोग। तीसरा आपको क्वेश्चन दे दिया है, बिल्कुल इजी है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? इसका स्थापना कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे, प्रत्यक्ष कर क्या है। तो देखिए यहाँ पे कर के बारे में हम पहले देखे थे। कर क्या होता है? लेकिन यहाँ पे कर 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे आपका दे दिया प्रत्यक्ष कर, ठीक है, मतलब डायरेक्ट टैक्स। तो प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही व्यक्ति इसका भुगतान करता है। इन करों को किसी अन्य पर नहीं डाला जा सकता है, जैसे आय कर, संपत्ति कर आदि। देखिए यहाँ पे संपत्ति समझिए, प्रत्यक्ष कर क्या होता, मतलब जिसके ऊपर ये लगाया जाएगा वही इसका भुगतान करेगा, कोई दूसरा इसका भुगतान नहीं कर सकता है। जबकि अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है कि जिस वस्तु पर लगाया जाता है अगर आप उसको उपयोग नहीं करेंगे तो आप उसका नहीं। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही इसका भुगतान करता है। इन करों को किसी दूसरे के ऊपर टाला नहीं जा सकता, जैसे आय कर, संपत्ति कर आदि। नेक्स्ट है, ऋणों का भुगतान पूंजीगत क्यों है? मतलब आप ऋण का भुगतान करते हो लोन का, तो आप ये पूंजीगत क्यों है? देखिए, ऋण का भुगतान से सरकार की क्या से देयता कम होती है, इसलिए क्या था? पूंजीगत भुगतान है या तो पूंजीगत व्यय है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है ना, यदि एमपीसी का मान 0.3 है तो एमपीएस का मान क्या होगा? देखिए आपको मालूम होगा इसका फॉर्मूला होता है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब दोनों का वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहाँ पे देखिए एमपीसी आपका दे दिया, कितना दिया है? 0.3, तो 0.3 लिखेंगे और एमपीएस का एमपीएस इज इक्वल टू 1। देखिए इसका जाती है मतलब 0.3 को जब हम उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, यानी 1 में 0.3 चलेगा तो एमपीएस बराबर क्या हो गया? 0.7 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था जिसका अन्य देशों के साथ विदेशी व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, जहां उत्पादक क्षेत्र द्वारा वस्तुओं का आयात निर्यात नहीं किया जाता है और घरेलू क्षेत्र केवल घरेलू उत्पादन पर ही निर्भर रहता है। मतलब ये किसी दूसरे अन्य देशों के साथ इसका व्यापार नहीं किया जाता, प्रतिबंधित है, वो एक देश के सीमाओं के अंदर ही मतलब होगा। इसमें घरेलू क्षेत्र क्या है? तो घरेलू उत्पादन पर ही निर्भर रहता है, दूसरे देश के उत्पादन में क्या हो रहा है उसको लेना देना नहीं, जिसके यहाँ हो रहा उसी पे वो निर्भर रहेगा। जब ये प्रतिबंधित रहेगा तो इसी को क्या बोलेंगे? बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक का आपका ग्रुप ए का क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग बी में देखेंगे, तो बी का पहला क्वेश्चन आपका था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखना था।
तो समझिए, सबसे पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का अधिकार प्राप्त होता है। मतलब आप पर्सनल, निजी का मतलब क्या था, पर्सनल, आप कोई अपना पूंजी रख सकते हो। दूसरा क्या, पूंजी व संपत्ति के मालिक इसे इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकता है। मतलब आप उसका मालिक है, स्वामी खुद है, तो आपके पास जो संपत्ति है या पूंजी है, आप उसका इच्छा अनुसार कभी भी प्रयोग कर सकते हो, उसको कोई प्रतिबंध नहीं होता। तीसरा, मृत्यु के पश्चात संपत्ति को वैधानिक रूप से अपने उत्तराधिकारी को देने का अधिकार। मतलब जो उसके पास प्रॉपर्टी रहता है, मान लिया उसका मृत्यु है, उसके बाद वो किसी अब दूसरे को दे सकता है, उसका पर्सनल यूज, पर्सनल संपत्ति है, वो किसी को भी दे सकता है। ये आपका था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9, व्यावसायिक बैंक के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। अब हम लोग तो देखे थे कि क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ना, व्यावसायिक बैंक के 3 कार्यों को उल्लेख करना। तो यहाँ पे देखिए बैंक 2 प्रकार का होता है, केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक भी बोला था व्यावसायिक बैंक। तो व्यावसायिक बैंक के किन्हीं 3 कार्य, पहला होता है जमाएं स्वीकार करना, दूसरा ऋण देना, और तीसरा होता है साख का निर्माण। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा, तो आप यहाँ पे लिख देंगे जमाएं स्वीकार करने में, यहाँ पे जो व्यावसायिक बैंक होता है वो 4 प्रकार का जमा स्वीकार करता है। कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका चालू जमाएं, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला चालू जमाएं, दूसरा बचत जमाएं, तीसरा सावधि जमाएं, और चौथा होता है आवर्ती जमाएं। मतलब ये 4 प्रकार का जमा स्वीकार करता है। पहला चालू जमाएं, दूसरा बचत जमाएं, तीसरा सावधि जमाएं, चौथा आवर्ती जमाएं। मतलब आप जो अकाउंट खुलाते हैं ना बैंक में, एक करेंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, रेकरिंग डिपॉजिट होता है। वही आपका ये 4 तरह का ये जमा स्वीकार किया जाता है। तो आप जब पहला लिखेंगे ना, व्यापारिक बैंक का पहला कार्य जमाएं स्वीकार करना, तो 4 प्रकार का होता है। दूसरा होता है ऋण देना, तो ऋण देना में यहाँ पे हो जाएगा बैंक अधिकर, मतलब ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हैं वहां पे आप। तो ऋण देती है, तो दूसरा पार्ट आपका हो गया बैंक क्या काम करती है, ऋण देने का काम करती है। तो ऋण कैसे देती है, वो सिक्योरिटी मनी के रूप में कुछ रखेगा पैसा, और उसके बाद देगा। एक होता है जितना पैसा दी उस वैल्यू के बराबर, मतलब जो आपके पास सिक्योरिटी मनी जितना उसका जमा उतना ही मिलेगा। एक होता है कि आपको ओवर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। तीसरा क्या होता है इसका काम, साख का निर्माण करना। इसके बारे में थोड़ा भी लिए। साख निर्माण में एक व्यावसायिक बैंक अपनी प्रारंभिक जमा से अधिक रुपया लोगों को उधार देकर साख का निर्माण करता है। मतलब जितना उसका प्रारंभिक जमा होता है ना शुरू का, उस जमा से अधिक रुपया लोगों को उधार में दे देता है, इसी को बोलते हैं साख का निर्माण। ये आपका 3 कार्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10 में, मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में अंतर। तो आप यहाँ पे लिख देंगे मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। पहला, मध्यवर्ती वस्तुओं को अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपभोग की जाती है। मतलब मध्यवर्ती वस्तु क्या, जैसे मान लीजिए गेहूं था, गेहूं से आप आटा बनाए, तो आटा से आप बिस्किट बना सकते हैं, मतलब अगला उत्पादन के लिए आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। मध्यवर्ती वस्तु को अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है या तो उपभोग की जाती है, जबकि अंतिम वस्तुओं का उत्पादन अंतिम उपभोग के लिए किया जाता है। मतलब लास्ट का बिस्किट बनाया खा, उसका फिर आगे कोई उपयोग नहीं होगा, ये हो गया अंतिम वस्तु। दूसरा, मध्यवर्ती वस्तु का उत्पादन सीमा में रहती है, मतलब ये उत्पादन सीमा में रहती है, मतलब इसके बाद फिर से उसका उत्पादन किया जाएगा। मतलब गेहूं था, गेहूं से आटा बनाए, आटा से आप बिस्किट बनाए, तो मध्यवर्ती वस्तु उत्पादन सीमा में रहती है, जबकि अंतिम वस्तु उत्पादन सीमा के बाहर रहती है, मतलब फिर उसको उत्पादन में उपयोग नहीं किया जाता, डायरेक्ट आप उसको भोग कीजिए। तीसरा, मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। जब हम लोग राष्ट्रीय आय की
की गणना करते ना तो वहां पे मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जबकि अंतिम वस्तु का मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, तो शामिल होती है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12 में आर्थिक एजेंट। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आर्थिक एजेंट के बारे में समझिए, मतलब ये क्या होता है। आर्थिक तो जानते ना, मतलब रुपया पैसा, मतलब ऐसा कार्य करते हैं जिससे रुपया का आदान प्रदान वही हो जाएगा। तो देखिए आर्थिक एजेंट का आप क्या समझते हैं, तो एक आर्थिक एजेंट उसे कहा जाता है जो किसी वस्तु को उत्पन्न करने या कार्य करने की क्षमता रखता हो, उसे क्या कहेंगे आर्थिक एजेंट। या आप लिख सकते हैं, आपके थोड़ा पैराग्राफ चेंज करते हैं, लिखेंगे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आर्थिक एजेंट का संबंध उन सभी क्रियाओं से है जो वस्तुओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग करता हो। आर्थिक एजेंट का उदाहरण करेगा जैसे उपभोक्ता, उत्पादक, फर्म, सरकार इत्यादि। आप इसका उदाहरण स्वरूप वहां लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग डायरेक्ट 12 को देख लेते हैं। 14 नंबर खुली अर्थव्यवस्था। देखिए आपको बताया था ना ये 7 में से 5 बनाना, तो 7 में 5 हम लोग पहले देख लेते हैं। तो ये आपका 4 हो गया इसमें, और लास्ट इसका 5वां देखिए खुली अर्थव्यवस्था को उदाहरण से समझाना था। तो खुली अर्थव्यवस्था क्या, वहां पे हम लोग देखे थे ना पिछला क्वेश्चन में बंद अर्थव्यवस्था, मतलब एक देश की सीमाओं के अंदर होता है, मतलब दूसरे के साथ अपने व्यापार करते हो। तो खुली में क्या होता है, दूसरे के साथ कर सकते हो। मतलब खुली अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका संबंध आर्थिक रूप से दुनिया के अन्य देशों के साथ होता है, मतलब आप दूसरे देशों के साथ भी लेन देन कर सकते हो। अर्थात किसी ऐसे देश की अर्थव्यवस्था जो अन्य देशों से आयात निर्यात करता है तथा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता, मतलब आप दूसरे के साथ आयात निर्यात कीजिए, कोई आपका हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब कोई तरह का रुकावट नहीं होगा। अर्थात पूर्ण रोजगार है वो खुली अर्थव्यवस्था का एक सामान्य स्थिति। पूर्ण रोजगार में क्या था, वहां कोई प्रतिबंध नहीं होता, कोई भी आ सकता है, व्यापार कर सकता है या तो जा सकता है, तो वही आपको देगा खुली अर्थव्यवस्था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पादन विधि का वर्णन करें। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय की जब गणना करते हैं तो हम लोग एक तरह 3 तरह मतलब उपयोग किया जाता है। एक होता है उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो यहाँ पे बोलता है उत्पादन विधि का वर्णन करता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, उत्पादन विधि से किसी देश की राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए उस देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कितना क्षेत्रों में किया जाता है, 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों के द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जब बाजार मूल्य जोड़ा जाता है उस देश का जीडीपी एमपी प्राप्त होती है। और जब जीडीपी में मूल्यह्रास एवं अप्रत्यक्ष कर को घटाकर सब्सिडी तथा विदेशी से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ा जाता है तो उस देश का राष्ट्रीय आय कहलाता है। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, उत्पादन विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने में दोहरी गणना की संभावना बहुत अधिक होती है। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, दोहरी गणना मतलब जब एक ही वस्तुओं का मूल्य का योग 2 या 2 से अधिक बार होता है। मतलब जब आप राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं उस टाइम अगर वहाँ पे वस्तुओं का मूल्य की गणना 2 या 2 से अधिक बार हो जाती है तो उसको दोहरी गणना कहते हैं। इसके लिए केवल वस्तु के अंतिम मात्रा को शामिल किया जाता है ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सट्टा प्रयोजन के लिए मुद्रा की मांग की व्याख्या करें। मतलब सट्टा उद्देश्य के लिए जो आप करते हो, सट्टा उद्देश्य के लिए इसका जो मुद्रा की मांग का व्याख्या वो क्या होता है। तो व्यक्तिगत सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत नगद मुद्रा की मांग इस इच्छा से करता है जिससे व्यक्ति बॉन्ड आदि की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों का लाभ उठा सके। सट्टा उद्देश्य के लिए रखी जाने वाली नगद मुद्रा की मात्रा ब्याज की दर पर निर्भर करती है। बॉन्ड की कीमतों तथा ब्याज की दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। व्यक्ति सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत नगद मुद्रा की मांग इस इच्छा से करता है जिससे व्यक्ति
बॉन्डों आदि कीमतों में होने वाले परिवर्तन का लाभ उठा सके। मतलब जो इसका कीमत में परिवर्तन तो उसके कारण जो लाभ हो उसको फायदा उसको उठा सके। प्रोफेसर केन्स के अनुसार भविष्य के संबंध में बाजार की तुलना में अधिक जानकारी द्वारा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य को छठा उद्देश्य कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, मुद्रा की पूर्ति से क्या तात्पर्य है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित मुद्रा की पूर्ति को वैकल्पिक मापों को परिभाषित करती है। देखिए यहाँ पे आप मुद्रा की पूर्ति थी किसके द्वारा नियंत्रण रखा जाता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा। आप तो वही नियंत्रित करता है कि मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा करना है या कम करना है। अगर मान लीजिए ज़्यादा करेगा तो क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या रहेगा उसके बारे में सर देखते हैं। तो किसी निश्चित समय बिंदु पर मुद्रा की समस्त मात्रा को मुद्रा पूर्ति कहता है। मतलब एक समय बिंदु, जैसे आज के समय में कितना मुद्रा पूर्ति किया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, मुद्रा की पूर्ति। इससे नियमित रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आकलित किया जाता है। इस आकलन में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा पूर्ति की 4 मापें स्वीकार की है। ये आपका पहला M1 मतलब C प्लस DD प्लस OD, जहाँ C के मतलब क्या होता है, जनता द्वारा रखी गई चलनों सिक्कों की मात्रा। DD के मतलब क्या होता है, व्यापारिक बैंकों के पास रखी गई जनता की मांग जमाएं जिन्हें जनता द्वारा निकाला अथवा हस्तांतरित किया जा सकता है। OD के मतलब क्या होता है, अन्य जमाएं जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित है। RBI के पास सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की मांग जमाएं। दूसरा है आपका पॉइंट, RBI के पास विदेशी केंद्रीय बैंकों एवं विदेशी सरकारों की मांग जमाएं। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे IMF तथा विश्व बैंक की मांग जमाएं। अब M2 क्या आता है, M2 M1 की माप की तुलना में एक वृहद अवधारणा है। M2 की माप में M1 के सभी घटकों के साथ साथ डाकघर में जनता की बचतों को भी सम्मिलित किया जाता है। अर्थात M2 बराबर M1 प्लस डाकघर के पास जनता की बचतें। अब यहाँ पे देखिए M3 में क्या हो जाएगा, M3 माप भी M1 माप की तुलना में एक बृहद दृष्टिकोण है। M3 की माप में M1 के अलावा व्यापारिक बैंकों के पास जनता की शुद्ध सावधि जमाएं सम्मिलित होती हैं। फिर M4 की माप M3 की माप की तुलना में एक वृहद अवधारणा है। इसे M3 के सभी अवयवों के अलावा डाकघर की बचतों पत्र को छोड़कर सम्मिलित किया जाता है। M4 बराबर होता है M3 प्लस डाकघर की बचतें। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 16 में निम्नलिखित आंकड़ा से शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना कीजिए, यानी कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे देखिए क्या क्या दे दिया, विक्रय दे दिया है यानी सेल्स दे दिया है 2 लाख, कच्चे माल का क्रय यानी दे दिया परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल 50 लाख, और अंतिम स्टॉक यानी फाइनल स्टॉक 15 लाख, प्रारंभिक स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक आपका दे दिया 10 लाख, अचल पूंजी का उपभोग यानी कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दे दिया है 10 लाख। तो यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला होता है नेट वैल्यू एडेड बराबर होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। अब यहाँ पे देखिए चेंज इन स्टॉक क्या हो जाएगा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक को, ठीक है, माइनस परचेज इफ रॉ मटेरियल माइनस कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट। तो यहाँ पे देखिए दे दिया आपका क्या, सबसे पहले सेल्स दे दिया 2 लाख रुपया, 200 लाख, प्लस यहाँ पे क्या है चेंज इन स्टॉक, तो ये चेंजिंग स्टॉक आपका दे दिया है कितना, देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना आपका दिया हुआ 10 लाख और अंतिम स्टॉक कितना 15 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब 15 लाख में 10 लाख को घटा देंगे तो आपका क्या बचेगा 5 लाख, 5 माइनस आपका क्या हो जाएगा कच्चे माल का क्रय, यहाँ पे तो माइनस 50 लाख हो जाएगा और माइनस 10, तो टोटल देखिए यहाँ पे हो गया कितना 205 माइनस 50 और 10 60, मतलब 205 में 60 चल जाएगा, कितना बचेगा 1,45,000 मतलब 145 लाख। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 16।
और अगर आपको इस सेट का कोई भी क्वेश्चन चाहिए, PDF मिल जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मिल जाएगा। धन्यवाद।